हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। माय नेम इज हजरत अब्दुल्ला खान एंड आई विल बी टीचिंग टुडे cyclic and non-cyclic photophosphorylation। एंड cyclic non-cyclic photophosphorylation समझने से पहले अपने को थोड़ा सा समझना है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें लाइट का प्रेजेंस जरूरी है। दैट मीन्स कि लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन सिंपली कुछ नहीं है, बस रिएक्शन विच इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन इसमें कुछ सीखने वाले टर्म्स है। टर्म्स जैसे कि फोटो सिस्टम क्या है, जैसे कि एंटीना क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, रिएक्शन सेंटर क्या है, ये टर्म्स बड़े कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो देखिए जो लाइट रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन बेसिकली दो सिस्टम से रेगुलेटेड है। एक जिसको अपन बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 और दूसरे को बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। अब ये फोटो सिस्टम क्या है? तो देखिए फोटो सिस्टम बेसिकली हैज टू थिंग्स। एक तो इसमें होता है रिएक्शन सेंटर, एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये रिएक्शन सेंटर क्या है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर इज नथिंग बट इट इज a molecule of क्लोरोफिल ए। एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है। ये किस तरीके से होता है? तो देखिए इधर सेंटर में एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा और उस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के आसपास बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब ये बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स क्या है सर? तो आपने पढ़ा होगा कि पिगमेंट्स जो हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स में भी दो टाइप, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। ठीक है, तो ये वो सारे पिगमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से हो सकता है कुछ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स भी हों, कुछ क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स भी हों, कुछ क्लोरोफिल सी हो, कुछ क्लोरोफिल डी हो सकता है कुछ इसमें से इसमें से कुछ कैरोटिनॉइड्स हो, कुछ ज़ैंथोफिल हो। ठीक है, अब नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि सारे के सारे, यानी कि विदाउट दिस, एक्सेप्ट दिस, जो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं LHC, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सिंपल है, हार्वेस्ट का मतलब होता है टू गैदर, हार्वेस्ट का मतलब होता है टू गैदर। तो ये मॉलिक्यूल्स का काम क्या है? लाइट को गैदर करना। ठीक है, तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं और दे एनसीईआरटी में लिखा है दे आर हंड्रेड्स इन नंबर, यानी कि ये 250 to 400 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये 250 to 400 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 250 से 400 मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को घेर के रखते हैं। और ये जो सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, यही मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। तो ये सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाता है और इसी के आसपास जो सारे के सारे बाकी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, बाकी जो अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या बनाते हैं? LHC। और इसी LHC को का दूसरा नाम एंटीना होता है। इसी का दूसरा नाम एंटीना होता है। गॉट इट? अब इनका काम क्या है? जैसे इनका नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो इनके दो फंक्शंस हैं।
एनसीईआरटी में आपके जहां पर लिखा हुआ है लाइट रिएक्शन, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ठीक उसी के ऊपर आप 2-3 लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इन मॉलिक्यूल्स का काम ये है, सबसे पहला तो कि लाइट गैदर करना, और लाइट इस तरीके से गैदर करना जिससे कि ये एक वाइड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर सके फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव अ फिक्स्ड, दे हैव a fixed value of wavelength। इनका जो वेवलेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर काम करेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ कि ये किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे काम करेगा, इसको अपन दो पार्ट्स में बोलते हैं। एक को बोलते हैं PS1 और एक को बोलते हैं PS2। तो फोटो सिस्टम हमारा जो है डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो किस वेवलेंथ को कैप्चर करता है, हमारा फोटो सिस्टम जो है वो दो टाइप का हो जाता है। एक होता है PS1 और एक होता है PS2। अब ये क्या है, PS1 क्या है और PS2 क्या है? तो देखिए PS1 जो है इसका मैक्सिमम, यानी कि जो ये जिस मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर कर सकता है वो है 700 नैनोमीटर का। वो कितना है? 700 नैनोमीटर। जो PS2 है इसका मैक्सिमा कितना है? तो ये है 680 नैनोमीटर का। अब दो बातें, एक तो याद कैसे रखें और दूसरा इसको PS1 क्यों बोला, इसको PS2 क्यों बोला, इसको PS2 क्यों नहीं बोला, इसको PS1 क्यों नहीं बोला। तो पहली बात तो यह है कि इनका जो नेमिंग है वो किसी फंक्शन पे नहीं है, वो किसी और रीजन पे नहीं है, इट इज सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। यानी कि PS1 पहले डिस्कवर हुआ तो उसको PS1 बोल दिया, इस रिएक्शन सेंटर को बाद में डिस्कवर किया गया तो इसको हमने PS2 बोल दिया। क्लियर? चलिए इसके बाद याद कैसे रखें, तो जैसे मान लीजिए टेस्ट में आपके 700 मार्क्स आए तो आपका रैंक 1 होगा और 680 आए तो रैंक 2 होगा। वैसे तो नीट में अब 720 पे भी रैंक 1 नहीं आती, अफसोस। चलिए तो यह है कहानी PS1 और PS2 की। और इस PS1 PS2 में एक राज की बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जितने भी एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब का जो वेवलेंथ वैल्यू होगा, यानी कि अगर सपोज दिस इज 680, ये अगर 680 का है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे विल ऑल बी लेस देन 680। इन सब का वैल्यू क्या होगा, सबका जो वेवलेंथ होगा कैप्चर करने का वो होगा लेस देन 680। क्लियर? और अगर ये 700 हुआ, अगर ये 700 का हुआ, तो अगर ये 700 का होगा तो ये सारे के सारे एसेसरी मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका जो वेवलेंथ होगा वो दैट विल बी लेस देन 700। यानी कि जब ये 700 होगा तो इसमें कोई 690 हो सकता है, ठीक है, 690 हो सकता है, लेकिन अगर ये 680 है तो इनमें से कोई 690 नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? तो हमने क्या सीखा यहां पर? सबसे पहले तो कि दो तरीके के फोटो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम एक PS1 है, एक PS2 है, दोनों का नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी है। PS1 700 से रिलेटेड है और PS2 680 नैनोमीटर से रिलेटेड है। क्लियर है? और ये 680 होगा कि 700 होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल है, जो रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल है उसका जो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है वो क्या है, वो 680 है या वो 700 है। अगर वो 680 है तो वो PS2 होगा और अगर वो 700 है तो वो PS1 होगा। क्लियर? चलिए उसके अलावा दूसरा पार्ट क्या था, वो था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन है? तो ये सारे के सारे एसेसरी मॉलिक्यूल्स जो कि 250 से 400 नंबर में होंगे, ये जो पूरे के पूरे रिएक्शन सेंटर को सराउंड करके रखते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसी के लिए दूसरा टर्म यूज करते हैं एंटीनी मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब देखिए मैंने आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक फंक्शन बताया। क्या बताया? कि इनका काम है टू प्रोवाइड द वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ जिसमें कि फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाए। इसके बाद हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो ये टर्म अपने को पता होना चाहिए
कि व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन कुछ नहीं है, इट इज सिंपली एडिशन ऑफ फॉस्फेट। इट इज सिंपली एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब एडिशन ऑफ फॉस्फेट क्या, मेरे पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाए, तुम पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाए, कहीं भी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का जुड़ना इज सिंपली फॉस्फोराइलेशन। गॉट इट। अब लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है ये क्या होता है, तो इट इज एक मॉलिक्यूल होता है अपने पास एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट पर जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो ये बनाता है एडीपी, और इस एडीपी से एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक और फॉस्फेट, दैट मींस इट इज एन एटीपी। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं, एटीपी। अब क्या होता है कि इस एटीपी के फॉर्म में हम इसको स्टोर कर लेते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इस बॉन्ड में जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज होती है और हम उसको यूज कर पाते हैं। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये है कहानी किसकी, फॉस्फोराइलेशन की। अब बात करते हैं इस फॉस्फोराइलेशन की, तो ये फॉस्फोराइलेशन जो है ये बायोलॉजिकल सिस्टम में 3 तरीके से होता है। ये कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से। एक तो ये है कि ये होता है SLP, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, तो आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ेंगे कि जब कभी किसी सबस्ट्रेट के डायरेक्ट यूज से हमें ATP मिल जाए तो SLP, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। पढ़ेंगे अपन जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो। क्लियर है। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, तो ये वो फॉस्फोराइलेशन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण जब एडीपी मॉलिक्यूल में हम एक फॉस्फेट जोड़ के एटीपी सिंथेसाइज करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और तीसरा फॉस्फोराइलेशन ये वाला फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन। कौन सा फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंपली बाय द यूज ऑफ लाइट। फोटो वर्ड का मतलब है लाइट, और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है रेडॉक्स एनर्जी का यूज, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करके जब आप एटीपी जनरेट करते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब आप लाइट एनर्जी का यूज करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी की सिंथेसिस करते हैं तो इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये फर्दर 2 तरीके का होता है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। बहुत सिंपल बात है, बच्चे बच्चे को पता है कि साइक्लिक क्या होता है, नॉन साइक्लिक क्या होता है। साइक्लिक वो होता है जहां से चले वहीं घूम के वापस आ गए, दिस इज साइक्लिक। जहां से स्टार्ट किया वहां वापस नहीं आए, दिस इज नॉन साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक। सिंपल, डिटेल में अभी समझेंगे। गॉट इट। तो यह है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का एडिशन ऑफ फॉस्फेट करा के एटीपी का सिंथेसिस करवाना इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो 2 तरीके से होता है, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन डिटेल में देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बाद कवर करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चलिए, तो देखिए अपने को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारा कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो अपने पास एक LHC होना चाहिए और जिसमें प्लस रिएक्शन सेंटर होना चाहिए, और इस रिएक्शन सेंटर का जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए P680 का।
680 नैनोमीटर का। ठीक है, इसके साथ साथ अपने पास LHC प्लस रिएक्शन सेंटर फिर से, और उसका P होना चाहिए 700, यानी कि ये आपका PS1 है और ये आपका PS2। अब होता क्या है कि सनलाइट आया, सनलाइट इस पे भी फॉल करेगा, उस पे भी फॉल किया। ठीक है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला तो इलेक्ट्रॉन का इसका एक्सेप्टर एक होता है, PHE लिखता हूं, इसको बोलते हैं फियोफाइटिन। क्या बोलते हैं? फियोफाइटिन। एंड दिस फियोफाइटिन इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर PS2। ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देता है अपना PQ को। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? PQ को। अब ये PQ कौन है? तो PQ इज प्लास्टोक्विनोन। PQ इज प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, जब ये PQ को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो PQ यहां से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है टू साइटोक्रोम B6F को। ये ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F फर्दर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है टू PC। व्हाट इज PC? PC इज प्लास्टोसाइनिन। करेक्ट। PC क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है PS1 को। क्लियर है? PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है बाय FES। FES इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। FES इस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये ट्रांसफर करता है FD को। व्हाट इज FD? तो FD इज फेरोडॉक्सिन। FD इज फेरोडॉक्सिन। अब फेरोडॉक्सिन जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है टू NADP प्लस। NADP प्लस। NADP प्लस जो है वो क्या करता है, NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। सर दो चीजें हैं, एक तो कि ये यही स्ट्रोमा में प्रेजेंट से हाइड्रोजन आयन लेता है, और साथ साथ में इस पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है FNR। व्हाट इज FNR? FNR इज फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये H+ और इधर से आए इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके NADP+ को NADPH बना देता है। गॉट इट? तो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट आया, PS2 को एक्साइट किया, लाइट आया, PS1 को एक्साइट किया, दोनों के दोनों एक्साइट हुए, दोनों ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PHE को दिया, यानी कि फियोफाइटिन। क्या बोला इसको? फियोफाइटिन। गॉट इट? उसके बाद फियोफाइटिन ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया PQ को। PQ क्या है? इट इज प्लास्टोक्विनोन। इट इज प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन क्या है? तो प्लास्टोक्विनोन एक्चुअली एक हाइड्रोजन कैरियर ही है। इसको इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन चाहिए होता है। H+ लेगा प्लस इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ये PQ जो है वो फर्दर कुछ इस तरह से होता है कि PQ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है PQH2 में, और फिर ये वापस PQ। करेक्ट? तो इट इज एन हाइड्रोजन कैरियर। इस बात पे थोड़ा और स्ट्रेस डालेंगे अपन जब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, अब ये PQ को इलेक्ट्रॉन दे दिया, PQ के बाद इसने इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर किया साइटोक्रोम B6F। अब ये साइटोक्रोम B6F क्या है? तो यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं। यहां पर क्या होता है कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ATP में कन्वर्ट करता है। अब ये कैसे होता है ADP ATP में कन्वर्ट? ये एक पूरा का पूरा थ्योरी से एक्सप्लेन्ड है, जिसको हम बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक
हाइपोथेसिस, और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हम इसी के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गॉट इट। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ पीसी को, पीसी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ रिएक्शन सेंटर 1 को या PS1 को। गॉट इट। PS1 ने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने FeS को दिया, FeS से FD को गया। FD क्या है? फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन, ठीक है, FD इज फेरोडॉक्सिन। फिर ये FNR के प्रेजेंस में यानी इस एंजाइम के प्रेजेंस में NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब देखिए दो सवाल दिमाग में आते हैं। पहला तो कि सर इसको तो इलेक्ट्रॉन, चलो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ यानी कि ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी तो इधर से पूरी हो गई आके, दिख रहा है। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का क्या होगा? इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन कहां है कि ये बार बार बस इलेक्ट्रॉन देता रहे और इसका रिकवरी ना हो। तो इसके इलेक्ट्रॉन रिकवरी के लिए एक स्पेशल सेटअप यहां पर प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी कि वाटर जो है वो स्प्लिट करता है, ब्रेक करता है, और वाटर स्प्लिट करके ब्रेक होता है H प्लस में, ऑक्सीजन में और प्लस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक O2 बन जाता है, 4H प्लस बन जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ठीक है, और यही जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां जाते हैं? PS2 को जाते हैं। गॉट इट। तो इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर की मदद से द डिप्लीटेड इलेक्ट्रॉन इज ऑफ PS2 इज रिप्लेनिश्ड बैक, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। गॉट इट। So this is something that happens in non-cyclic photophosphorylation. अब non-cyclic photophosphorylation में हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले चीज तो हमें देखना है कि रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे। ठीक है, क्या क्या जरूरत थी। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली अपने लिए रिक्वायर्ड थी। एक तो था कि PS1 का होना भी जरूरी है, और दूसरा चीज PS2 का होना भी जरूरी है। PS1 का होना भी जरूरी है और PS2 का होना भी जरूरी है। दूसरा चीज, इसी PS2 से एसोसिएटेड अपने को क्या चाहिए था? अपने को वाटर स्प्लिटिंग चाहिए था, या इसी को कई बार OEC भी बोलते हैं। What is this OEC? This OEC is oxygen evolving complex. This OEC is oxygen evolving complex. क्लियर है? तो यानी कि PS2 का होना जरूरी है और PS2 से एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है। क्लियर है? अब जो सेकंड चीज था वो क्या था? PS1। PS1 के साथ एक चीज एसोसिएटेड था, यानी कि आपने देखा था कि PS1 के पास क्या हो रहा था? सिंथेसिस ऑफ NADPH था। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ NADPH, यानी कि NADPH रिडक्टेज एंजाइम का होना जरूरी था। गॉट इट? तो ये थे रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स? पहले PS1 चाहिए, PS2 चाहिए, PS1 से एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। ठीक है, और PS1 जो है वो चाहिए, PS1 के साथ साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स की। व्हाट वर द प्रोडक्ट्स ऑफ non-cyclic photofosphorylation। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट्स क्या थे?
तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट्स क्या थे? तो सबसे पहले तो एटीपी बन रहा था। देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट्स क्या थे? तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो एटीपी बन रहा था, दूसरा प्रोडक्ट NADPH बन रहा था, और तीसरा प्रोडक्ट अपने पास ऑक्सीजन बन रहा था। यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के 3 प्रोडक्ट्स, एटीपी, NADPH और O2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो एटीपी था एक प्रोडक्ट, दूसरा क्या था? NADPH था, तीसरा क्या था? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को कुछ लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, वैसे एनसीईआरटी ने इसको लिखा है वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या है? नेट प्रोडक्ट्स। क्लियर है? तो यही वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट्स। क्लियर है? अब एक चीज और इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, इसकी कहानी, इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है, एंड दैट रिक्वायरमेंट इज इट रिक्वायर्स कुछ आयंस होते हैं, मैंगनीज, Cl और कैल्शियम। ठीक है, ये 3 आयंस आप लोगों ने शायद हो सकता है 2 पढ़े हो, Mn+2 और Cl-। तो देखिए Mn और Cl तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें इन तीनों के नाम लिखे होते हैं और 4th ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव लगा होता है, तो वहां पर ये आपको कैल्शियम हेल्प करेगा। वैसे ये तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होते हैं। समझ गए? दूसरा बात, वाटर स्प्लिटिंग या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये होता कहां पे? ये कहां पे फोटोलिसिस होता है इसका? तो इट occurs on the inner side of lumen। किसका ल्यूमेन? थैलाकॉइड का, ऑफ ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। क्लियर है? अब एक बड़ा सवाल और बच गया, वो ये बच गया कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये होगा कहां? तो पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि 2 तरीके के थैलाकॉइड्स होते हैं, एक तो ग्रैनुल थैलाकॉइड्स और एक स्ट्रोमल एमिली या स्ट्रोमल थैलाकॉइड। तो हमने देखा था कि जो ग्रैनुल थैलाकॉइड्स हैं उन पर क्या प्रेजेंट है? तो उन पर PS1 भी प्रेजेंट है और PS2 भी प्रेजेंट है। और क्योंकि अपन ने देखा है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिक्वायरमेंट है कि उसमें PS1 भी चाहिए और PS2 भी चाहिए, तो क्योंकि PS1 और PS2 दोनों कहां प्रेजेंट है? तो वो प्रेजेंट है ग्रैनुल थैलाकॉइड्स में। देयरफॉर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसका साइट क्या होगा? तो इसका साइट होगा ग्रैनुल थैलाकॉइड्स। ग्रैनुल थैलाकॉइड्स। क्लियर है? तो ये है कहानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने क्या देखा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा कि सबसे पहले इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स है, एक तो PS1 भी चाहिए, PS2 भी चाहिए। PS1 से एसोसिएटेड NADP रिडक्टेज एंजाइम चाहिए, PS2 से एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसके लिए 3 आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक Mn+2, एक Cl- और एक Ca+2। ठीक है, और जब वाटर स्प्लिट होता है तो वाटर जो है वो डेफिशिएंसी जो क्रिएट होता है ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ PS2, उसको कंप्लीट करवाता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, और साथ साथ में वो क्या करवाता है? ऑक्सीजन भी इवॉल्व करता है, वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स और द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट रिएक्शन। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम चलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, वो ये है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। अब ये इसका नाम जेड स्कीम क्यों है?
बिकॉज जब हम इसको ध्यान से देखें, इसको हम ध्यान से देखें और इसको इसके रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पर इसको हम अरेंज करें तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक शेप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक शेप आपको देखने को मिलेगा, दैट शेप इज समवॉट लाइक अ Z. It is somewhat like a Z, and therefore it is known as Z scheme. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? Z scheme. यानी कि जब इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इसका शेप आता है और इसी शेप की वजह से इसको Z शेप बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होगा? साइक्लिक होगा। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होगा और फॉस्फोराइलेशन यानी कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी की सिंथेसिस। क्लियर? चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंपल है, कहां होगा? साइट। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो होता है स्ट्रोमा लैमेला या फिर जिसको आप बोलते हैं इंटर ग्रैनल थैलाकॉइड्स। अब देखिए एनसीईआरटी ने जहां पर साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखा है वहां पर उन्होंने डिस्कशन किया है इस बात का कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होगा। तो उन्होंने लिखा है द पॉसिबल लोकेशन या पॉसिबल साइट वेयर दिस माइट बी अकरिंग इज अ स्ट्रोमा थैलाकॉइड, ठीक है, पर उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि ये ग्रैनुल थैलाकॉइड्स में नहीं होगा। अब ये बात जस्टिफाई हम कैसे करें कि ये ग्रैनुल थैलाकॉइड्स में होगा या नहीं होगा? तो देखिए वहीं पर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि जो स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स हैं इनमें दो चीजें नहीं होती हैं। एक तो कि इसमें PS2 नहीं होता और दूसरा इसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। क्लियर है? अब PS2 नहीं है तो PS2 नहीं है तो PS2 से एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। इसका मतलब जब ये दोनों चीजें नहीं हैं दैट मीन्स यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। कहां नहीं होगा? स्ट्रोमा लैमेला में नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के रिक्वायरमेंट्स देखें कि क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले तो PS1 चाहिए ही चाहिए। साथ साथ में क्योंकि फॉस्फोराइलेशन है एटीपी की सिंथेसिस है यानी कि ETS चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें क्या होता है कि आपके पास वही LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस उसके साथ उसका रिएक्शन सेंटर यानी कि PS1 है तो P700 नैनोमीटर का वेवलेंथ। अब क्या होगा? किस पे लाइट आएगा? लाइट आया, लाइट ने क्या किया? एक्साइटेशन किया, इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन कहां गया? इसका प्राइमरी एक्सेप्टर FES के पास। FES से ये कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन?
तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा FeS से FeS से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा FD को, यानी कि फेराडॉक्सिन को। अब ये FD क्या करेगा, इस बार ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा, क्या देखा कि यहां पर NADP रिडक्टेज है नहीं, NADP रिडक्टेज है नहीं, तो NADP को इलेक्ट्रॉन देके कोई फायदा नहीं होने वाला। NADP को इलेक्ट्रॉन देके कोई फायदा होने वाला नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस बार NADP को नहीं देगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा किसको, तो ये ट्रांसपोर्ट कर देगा PQ को। ये क्या है, तो ये वही PQ है, प्लास्टोक्विनोन। क्लियर है? चलिए, अब ये प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा था किसको, तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था साइटोक्रोम B6F, और साइटोक्रोम B6F से एसोसिएटेड आपने देखा कि वहां पर क्या होता है, ADP के साथ IP जुड़ के और ATP का सिंथेसिस। करेक्ट? अब क्या हुआ, साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा PC को, और PC इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांसपोर्ट कर देगा रिएक्शन सेंटर 1 को। देखिए ध्यान से, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो कैसे है, जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं आ रहा है, दैट मींस इट इज अ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन चेन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग साइक्लिकली, जहां से गया वहीं वापस आया। एंड साथ साथ में आपने देखा कि ATP के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, एंड देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? तो इसके प्रोडक्ट सिंपली ATP है, बस। क्या है? ATP। यानी कि अपने को दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड व्हाट आर द पॉसिबल साइट्स वेयर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विल अकर। गॉट इट? चलिए, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्लास स्टार्ट किया तो हमने सीखा कि लाइट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन वो है जो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में हमने कुछ टर्म्स सीखे, जैसे कि हमने फोटो सिस्टम सीखा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सीखा, एंटीना सीखा, रिएक्शन सेंटर सीखा। हमने सीखा कि रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक वो मॉलिक्यूल है जिसका एक मैक्सिमा फिक्स है, एक वैल्यू फिक्स है कि ये इस फिक्स वेवलेंथ का लाइट लेगा। जैसे कि P680 है तो वो 680 का लेगा, P700 है तो P700 लेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि जो पूरा का पूरा फोटो सिस्टम है वो कौन सा रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल को होल्ड कर रहा है, वो P680 को होल्ड कर रहा है या P700 वाले को होल्ड कर रहा है। तो अगर वो 680 वाले को होल्ड कर रहा है तो वो PS2 है, अगर वो 700 वाले को होल्ड कर रहा है तो वो PS1 है। उसके अलावा साथ में जो उनसे एसोसिएटेड 250 से 400 मॉलिक्यूल्स हमने एसेसरी पिगमेंट्स के देखे, वो हो सकते हैं क्लोरोफिल ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, या फिर कैरोटिनॉइड्स हो, ज़ैंथोफिल हो, कैरोटीन हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, इनको हम मिला के क्या कह रहे थे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इसी के लिए दूसरा टर्म हम यूज करते हैं एंटीना। गॉट इट? और ये जो एंटीना होते हैं, इनके ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दो फंक्शंस मैंने आपको बताया। पहला तो ये रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है उसको ये खराब होने से या ऑक्सीडाइज होने से, फोटो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि ये एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ अलाउ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। गॉट इट? उसके बाद हम लोग गए, दो तरीके के हमने देखा कि ये जो लाइट रिएक्शन है इसमें दो तरीके का इलेक्ट्रॉन फ्लो है, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो की मदद से एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसलिए उनका नाम है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने पहले सीखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने क्या देखा कि PS2 था, PS1 था, दोनों के दोनों थे। इनके रिक्वायरमेंट्स है कि PS1 भी होना चाहिए, PS2 भी होना चाहिए, PS2 से एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए, और PS1 से एसोसिएटेड NADP रिडक्टेज एंजाइम भी जरूरी है। ठीक है, हमने देखा कि PS2 के ऊपर जब लाइट पड़ा तो उसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके उसने भेजा, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन लिया, उसने PQ को दिया। PQ कौन है? प्लास्टोक्विनोन है। प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर।
प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर। प्लास्टोक्विनोन ने अपना हाइड्रोजन जो है वो साइटोक्रोम B6F को दिया। साइटोक्रोम B6F के पास हमने देखा कि वहीं पर ATP सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने ट्रांसपोर्ट किया PC को, PC ने वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया PS1 को। गॉट इट। PS1 पर जब लाइट पड़ा था, PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS के पास गया। FeS ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया FD को। FD कौन है, FD फेराडॉक्सिन है। FD ने क्या किया, NAD+ को इलेक्ट्रॉन दिया। NAD+ ने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन उठाया और NADP रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो गया NADPH में। गॉट इट। ये थी कहानी हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। उसके बाद हमने देखा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत सिंपल था। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थे कि उसमें PS1 की जरूरत थी। PS1 हमें चाहिए था क्योंकि उसमें ना तो, क्योंकि उसका पॉसिबल साइट है वो है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली में जो है वो दो चीजें एब्सेंट होती हैं, एक तो PS2 एब्सेंट होता है और अगर PS2 एब्सेंट है तो उससे एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी एब्सेंट है। और PS1 जो है वो PS1 प्रेजेंट है लेकिन PS1 के साथ एसोसिएटेड जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो एब्सेंट है और देयरफॉर वहां पर ना तो NADPH का सिंथेसिस होगा और ना ही ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ ATP की सिंथेसिस होगी। तो कैसे होगी ATP की सिंथेसिस, PS1 पर लाइट पड़ेगा, वो अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS को इलेक्ट्रॉन देगा। FeS क्या है, आयरन सल्फर का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा फेराडॉक्सिन को, फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा इस बार साइटोक्रोम, इस बार ट्रांसपोर्ट कर देगा PQ को, ना कि NADP+ को, ठीक है, जैसा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता था। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा PQ को, PQ ट्रांसपोर्ट कर देगा साइटोक्रोम B6F को, फिर यहां पर ATP की सिंथेसिस हो जाएगी और ATP की सिंथेसिस होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन PC को, PC इलेक्ट्रॉन दे देगा P700 को, यानी कि वापस फोटोसिस्टम 1 को। एंड देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इज साइक्लिक एंड हेंस इट इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है और इसमें दो जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स क्या हैं। Okay, thank you very much. Thank you for watching and I hope this was sufficient for you and आपको समझ में आया होगा। Thank you very much.